बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 5 विषय पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को देखेंगे। तो आइए, हमारे चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, तो देखिए आप ध्यान से। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम, विद्यार्थी का पिता का नाम, शाला का नाम। यहाँ पर देखिए आप कोष्ठक द्वारा वर्कशीट को शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांच कर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरे जाएं। तो इसलिए यहाँ पर बॉक्स में अंक जो आपको प्राप्त होंगे वहाँ पर भर दिए जाएंगे। कितने पूर्णांक जो है प्रोजेक्ट का, वो 40 अंक है। फिर इसके बाद में पूरा मूल्यांकन होने के बाद में आपके विषय शिक्षक के द्वारा यहाँ पर जांच करने के उपरांत यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इसी क्रम में आप देखिए महत्वपूर्ण निर्देश। पहला, कौशल आधारित लिखित प्रश्न। वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आबलिक आगे दिए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं। फिर अगला है दूसरा, प्रोजेक्ट वर्क। वर्कशीट में दिए प्रोजेक्ट वर्क को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन, सामग्री एवं दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं के अवलोकन, विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। तीसरा है महत्वपूर्ण निर्देश कि वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी पुस्तकों, माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से चर्चा की जा सकती है। अगला है 4, प्रोजेक्ट कार्य का चयन उसमें निहित उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें 4 बिंदु दिए हैं, ए बी सी डी। तो पहले में ए में है व्यवहारिक कार्य, जिसमें मॉडल रचना जैसे सामग्री के वास्तविक निर्माण पर बल शामिल है। बी में देखिए बोध, इसमें पठन और कहानियाँ के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक अनुभव शामिल होते हैं। सी में देखिए समस्या हल संबंधी, तो इसमें बौद्धिक प्रक्रमों द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। डी में देखिए कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ्य पुस्तकों, परियोजना पुस्तिकाओं में दिए गए निर्देशांकों का निर्दिष्ट कौशलों में कौशल प्राप्त किया जाता है। 5 में देखिए आप प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, पूर्व में प्राप्त किए गए विषयक ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाना है। अगला है वर्कशीट को प्रत्येक बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। तो आइए बच्चों, हम इसी वर्कशीट के विषय में और अधिक जानेंगे। विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5वीं, प्रोजेक्ट कार्य। तो आपके प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार रहेंगे, देखिए। प्रयोजन क्रमांक 1, किसी तैरती चीज़ के लिए सही का निशान का टिक लगाना है और डूबती चीज़ के लिए गलत का निशान लगाना है। तो आप इस सारणी के माध्यम से देखेंगे। तो पानी में डाली चीज़, खाली कटोरी। मुझे पहले लगता था, क्या लगता था, देखिए आप, तो खाली कटोरी जो है वो नहीं डूबेगी। तो प्रयोग किया गया तो पाया गया, क्या पाया गया, कि वो डूब गई, है ना। तो देखिए आप, कटोरी में 6-7 कंकड़ डालने पर मुझे पहले लगता था कि ये डूब जाएगी, पर नहीं डूबी, पर प्रयोग किए जाने पर नहीं डूबी। अब आप देखिए लोहे की कील या पिन, क्या हुआ, मुझे पहले क्या लगता था, देखिए आप, कि नहीं डूबेगी, और बाद में भी नहीं डूबी। माचिस की तीली देखिए आप, मुझे लगता था पहले
डूब जाएगी और बाद में भी ये डूब गई। इसी प्रकार आप देखिए कि प्लास्टिक की खाली बंद बोतल क्या हुआ, पहले मुझे लगता था कि ये डूब जाएगी, फिर बाद में डूब गई, प्रयोग किया तो डूब गई। का देखिए आप, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल मुझे पहले लगता था कि ये नहीं डूबेगी और फिर बाद में डूब गई। फिर देखिए आप, पानी से आधी भरी बोतल क्या हुआ, मुझे लगता था ये नहीं डूबेगी और बाद में डूब गई। इसी प्रकार देखिए आप, पानी से पूरे भरी बोतल पहले लगता था कि नहीं डूबेगी और यहाँ डूब गई। अब देखिए आप, दवाई की पन्नी एल्युमिनियम की पहले लगता था डूब जाएगी और यहाँ भी डूब गई। अब काम है इसमें फैली हुई, ये भी डूब गई और ये भी डूब गई। मोड़कर गोली सी बनाकर भी डूब गई और इससे बाद में नहीं डूबी। फिर कटोरी भी बनाकर पहले डूब गई और फिर बाद में भी डूब गई। फिर साबुन की टिकिया मुझे लगता था कि पहले डूब जाएगी और बाद में ये डूब गई। पहले लगता था कि नहीं डूबेगी और बाद में डूब गई। फिर देखिए, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की, पहले मुझे लगता था कि नहीं डूबेगी और बाद में भी नहीं डूबी। अगला देखिए, बर्फ़ का टुकड़ा मुझे लगता था कि पहले डूब जाएगी और बाद में नहीं लगता था कि पहले नहीं डूबेगी और बाद में लगा कि बाद डूब जाएगी। तो इस प्रकार देखिए आप, प्रयोजन क्रमांक 2 में देखिए आप, तो क्या है प्रयोजन क्रमांक 2 में, तालिका में दिए गए खेल के सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखना है। खेल का नाम देखिए, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज। खिलाड़ी का नाम यहाँ लिखेंगे। तो क्रिकेट के सामने सचिन तेंदुलकर, हॉकी ध्यानचंद, बैडमिंटन साइना नेहवाल, टेनिस सानिया मिर्जा, शतरंज विश्वनाथन आनंद। प्रयोजन क्रमांक 3 में देखिए आप, निम्नलिखित दिए गए खेलों में किन किन खेल सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए। पहला है हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और शतरंज। फिर देखिए आप, यहाँ आवश्यकता सामग्री, हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट, पैड, जूते, नेट। बैडमिंटन में रैकेट जिसको बोलते हैं, गेंद, शटल, नेट व कीट। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल के गेंद, किट, गोल और पोल। क्रिकेट में बल्ला, गेंद, पेड़, क्रिकेट कीट, विकेट, ग्लोव्स। शतरंज में देखिए, शतरंज का बोर्ड व शतरंज की मोहर है। आगे देखिए आप, प्रयोजन क्रमांक 4 में, तो नीचे कुछ फसलों की सूची दी है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें छांटकर लिखिए। क्या लिखेंगे आप, क्या है यहाँ इसमें, गेहूँ, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मक्का, चना, धान, अलसी, ज्वार, बाजरा, तिल, मिर्च तथा खरीफ व रबी की फसलों के नाम लिखना। तो यहाँ खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ, चना, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार। व्यावसायिक फसलें इसमें तो गन्ना, तिल, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन और कपास। अब खरीफ की फसल में देखिए आप, वह फसल जो मई जून में बोई जाकर सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन, कपास, धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार आदि। रबी की फसल में देखिए आप, वह फसल जो माह अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल माह में काटी जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, अलसी, मटर आदि। प्रयोजन क्रमांक 5 में देखिए आप, निम्न तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है, इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर की जानकारी एकत्रित करना। तो आप देखिए, तेल, पेट्रोल सन 2002 में अक्टूबर में लीटर की कीमत क्या थी पेट्रोल की और डीजल की, आप देखिए। पेट्रोल 29.91 पैसे,
डीजल 18.91 पैसे। 2007 में देखेंगे तो 43.52 और 30.48। 2014 में देखेंगे तो 67.86, 58.97। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देखेंगे हम, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत खालिस्तान रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत खालिस्तान रुपये बढ़ी। तो इसके उत्तर में लिख देंगे, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत 24.34 बढ़ी और डीजल की कीमत 28.49 बढ़ी। प्रश्न क्रमांक अगला देखिए आप, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था। उत्तर में लिख देंगे, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 13.04 का अंतर था। अगले प्रश्न में देखेंगे, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, तेल का इस्तेमाल रोशनी, वाहनों, मशीनों और रंग रोगन में होता है। प्रश्न क्रमांक अगला देखिए, एलपीजी खाना पकाने की गैस हमें कहाँ से मिलती है। उत्तर में लिख देंगे, एलपीजी खाना पकाने की गैस हमें तेल से मिलती है। प्रश्न अगला देखिए आप, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। उत्तर में लिख देंगे, हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिलने तो निम्न समस्याएं उत्पन्न होगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी देखिए आप, तो वाहनों से आना जाना रुक जाएगा, कार्य समय पर नहीं होंगे, व्यापार व व्यवसाय प्रभावित होंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। अगला है, तेल बचाने के तरीके क्या हैं। तो उत्तर में लिख देंगे, आवश्यकता होने पर वाहनों का उपयोग किया जाए, खड़ी गाड़ी या वाहन का इंजन बंद कर दिया जाए, निश्चित रफ्तार से ही वाहन चलाएं, बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाए, साइकिलों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। अब देखिए प्रयोजन क्रमांक 6 में, तो हमारे आसपास के पदार्थों को एकत्रित कीजिए एवं कोई एक चीज़ का गिलास में डालिए और मिलाइए, जो देखा जाए उसे तालिका में लिखिए। चीज़ें क्या है, नमक, मिट्टी, चाक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल, गिट्टी, रेत, आटा, शक्कर। अब देखिए आप, नमक तुरंत घुला या नहीं। तो नमक देखिए आप नहीं घुला, मिट्टी नहीं घुली, चाक पाउडर नहीं घुला, 1 चम्मच दूध नहीं घुला, तेल नहीं घुला, मिट्टी गिट्टी नहीं घुली, रेत नहीं घुली, आटा नहीं घुला, शक्कर नहीं घुली। अब देखिए आप, यहाँ पर 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ, तो नमक घुल गया, मिट्टी घुल गई, चाक पाउडर घुल गया, 1 चम्मच दूध घुल गया, तेल नहीं घुला, गिट्टी नहीं घुली, रेत नहीं घुली, आटा घुल गया और शक्कर घुल गई। प्रयोजन क्रमांक 7 में देखिए आप, निम्न बिंदुओं को पढ़ो एवं उनके आगे 2-2 नाम लिखिए तथा प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों एवं प्रमुख खनिजों की जानकारी एकत्रित कीजिए। पहला है पठार के नाम। तो पठार के नाम में देखिए आप, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार। फिर दूसरा है खाद्यान्न फसल। तो खाद्यान्न फसल में देखिए आप, गेहूं और चना। तीसरा में देखिए आप, व्यावसायिक फसल। तो व्यावसायिक फसल में कपास और गन्ना। फिर चौथा देखिए आप, रबी की फसल। तो रबी की फसल में गेहूं और चना। पाँचवें में देखिए खरीफ की फसल, सोयाबीन और मूंगफली। छठवें में देखिए खनिज के नाम, हीरा और तांबा। फिर आप 7वें में देखिए पालतू पशु, गाय और भैंस। दूध से बने पदार्थ देखिए आगे, दही और घी। 9वां देखिए पर्यटन स्थल, सांची का स्तूप, ओमकारेश्वर। 10वां देखिए राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए आगे प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थलों के नाम। तो सांची का स्तूप, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ग्वालियर का किला, बेड़ाघाट का जबलपुर, पचमढ़ी, ओमकारेश्वर, मांडव, भोपाल, खजुराहो, भीमबेटका, रायसेन आदि।
प्रदेश के प्रमुख खनिजों के नाम देखिए आप। तो प्रदेश के प्रमुख खनिजों के नाम लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, चूना, पत्थर आदि। खनिजों का उपयोग देखिए आप। लोहा बर्तन, इमारत, फर्नीचर, तांबा सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, बिजली के तार, सोना, चांदी, सिक्के, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हीरा, आभूषण, कांच काटने, कोयला, बिजली निर्माण, ईंधन। प्रयोजन क्रमांक 8 में देखिए आप। तो प्रदेश के कोई 5 जिलों की प्रमुख फसलें, खनिज एवं दार्शनिक स्थलों की जानकारी एकत्रित कीजिए। तो जिला देखिए आप। बेड़ाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन और उमरिया। ये हमारे 5 जिले हो गए। अब यहाँ की फसल देखिए आप। बेड़ाघाट जबलपुर में गेहूँ, छिंदवाड़ा में सोयाबीन, ग्वालियर में गेहूँ सरसों, उज्जैन में कपास और उमरिया में धान। अब यहाँ की खनिज देखिए आप। बेड़ाघाट की तो संगमरमर पत्थर। दार्शनिक स्थल देखेंगे जलप्रपात। छिंदवाड़ा में देखेंगे आप तांबा। और दार्शनिक स्थल देखिए आदिवासी संग्रहालय। ग्वालियर में लोहा, ग्वालियर का किला दार्शनिक स्थल में हो जाएगा। उज्जैन में देखिए आप बॉक्साइट और दार्शनिक स्थल हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर। उमरिया में देखिए आप कोयला, दार्शनिक स्थल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न देखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। पहला है किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। दूसरा है संगमरमरी नगरी किसे कहते हैं। तीसरा है किस प्रदेश को सोया राज कहा जाता है। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल वहाँ पर है। पांचवा है पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनी है। छठवा है हीरा किस जिले में पाया जाता है। सातवां है किस फसल का खली और भूसा विदेशों में भेजा जाता है। अब देखिए आप उत्तर में। तो पहला है किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो वो इसमें उत्तर आ जाएगा पचमढ़ी। दूसरा में आ जाएगा संगमरमरी नगरी किसे कहते हैं, जबलपुर को। तीसरा है किस प्रदेश को सोया राज कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है, ग्वालियर में है। पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है ग्रेफाइट से। छठवा है हीरा किस ज़िले में पाया जाता है, तो पन्ना ज़िले में पाया जाता है। सातवां है किस फसल का खली व भूसा विदेशों में भेजा जाता है, सोयाबीन का। तो इस प्रकार के हमारे हल हो गए। प्रश्न अगला देखिए प्रयोजन क्रमांक 9। हमारे उपयोगी पशु के नाम और उनके सामने उनकी उपयोगिता लिखना। कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, वे किस ज़िले में पाए जाते हैं उनको पता लगाइए। पशु है गाय एवं भैंस, उपयोगिता दूध। दूसरा है भेड़, इसकी उपयोगिता है ऊन। फिर है बकरी, इसका उपयोगिता है मांस। फिर ऊँट, इनकी उपयोगिता है चमड़ा सवारी करने। फिर पांचवा है घोड़ा, तो इसकी उपयोगिता है सवारी करने। छठवा है गधा एवं खच्चर, तो इनकी उपयोगिता है बोझा ढोने के काम आए। तो अपने अवलोकन को नीचे तालिका में भरिए। खनिज हीरा, मैगजीन, कोयला, तांबा, चूना, पत्थर, लोहा, बॉक्साइट। आगे देखिए बच्चों, क्रमांक 1, 2, 3, 4 खनिज हीरा, मैग्नीज, कोयला, तांबा। जिले हीरा कहाँ पाया जाता है, पन्ना में। मैग्नीज छिंदवाड़ा में। कोयला बैतूल में। तांबा बालाघाट में। अब अगले देखिए आप, चूना पत्थर कटनी में। लोहा अलीराजपुर झाबुआ में। बॉक्साइट मंडला में। प्रयोजन क्रमांक आप 10 देखिए। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था कि अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी उसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखिए कि वह कौन सी दीवार थी। लिंग भेद का क्या मतलब होगा। तो लिंग भेद का मतलब देखिए आप, अफसाना की माँ ने अफसाना को बास्केटबॉल खेलने के से साफ मना कर दिया और कहा लड़कियां थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती है, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अफसाना के पिता खुले विचारों के थे, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि सभी बच्चे खेलें, वे अच्छे खिलाड़ी बने। अफसाना को नूर खान जैसे अच्छे कोच सर भी मिल गए। फिर क्या था, उसका सितारा चमकता गया। वह मुंबई से बाहर भी खेलते गई। उसकी टीम
में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला। अफसाना को उत्तरोत्तर मिल ही रही सफलताओं को देखकर एक अखबार ने उसके बारे में प्रकाशित किया था, अफसाना दीवार फांद चुकी है। लिंग भेद की दीवार भी उसकी मां ने खड़ी की है। यहाँ यह दीवार थी अफसाना की अम्मी की, जो उसके बास्केट बॉल खिलाड़ी बनने में बहुत पसंद बड़ी बाधा थी। उसने अपनी मेहनत, लगन, साधन और हौसले से सिद्ध कर दिया कि लड़कियां भी बास्केटबॉल की अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। लिंग भेद खेल में बाधक नहीं होता। लिंग भेद का मतलब होता है लड़के लड़की में और स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव करना। लड़कियों को लड़कों से निम्न समझना, स्त्रियों को पुरुषों में निम्न या कमज़ोर समझना लिंग भेद कहलाता है। आज के प्रजातंत्र में यही नीति अधिकारों का हनन कहलाती है। तो इसी प्रकार हमारा यह पर्यावरण बेस्ट प्रोजेक्ट समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।